हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू सिद्धांत स्कॉलर स्टडी पॉइंट। आई एम नंदिता जैन। इस वीडियो लेक्चर में हम कंटिन्यू करेंगे इग्नू के एमकॉम का आईबीओ सब्जेक्ट 3। ये इसका चैप्टर नंबर 1 है और पार्ट नंबर 3 है। तो इस पार्ट में हम पढ़ने वाले हैं भारत के विदेश व्यापार की संरचना। विदेश व्यापार क्या होता है? जब हम दूसरे देशों के साथ बिजनेस करते हैं, कुछ चीज़ें आयात करते हैं और कुछ निर्यात करते हैं, तो उसे विदेश व्यापार कहा जाता है। तो भारत में विदेश व्यापार की संरचना कैसी है, हम किन चीज़ों का और कितना आयात करते हैं और किन चीज़ों का कितना निर्यात करते हैं, इसके बारे में पढ़ेंगे। पिछले कुछ वर्षों में भारत के विदेश व्यापार की संरचना में बहु परिवर्तन दृष्टिगोचर हुआ है। वर्ष 1950 तक के दशक में निर्यात के मुख्य कृषि उत्पाद ही शामिल थे, परंतु 70 के दशक में निर्यात के कुछ क्षेत्रों में विविधताएं पाई गई, जिससे निर्यात की संरचना में कई परिवर्तन हुए। तो 1950 के दशक में तो हम मुख्य रूप से सिर्फ कृषि और से बनी हुई चीज़ों का ही उत्पादन करते थे और उसी को ही हम ज़्यादातर निर्यात करते थे। तो क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो इसके निर्यात में कृषि उत्पाद ही शामिल था। लेकिन 1970 आते आते निर्यात के कुछ क्षेत्र में चेंजेस देखे गए और इसमें कई परिवर्तन हुए। तो पहले हम पढ़ते हैं निर्यात की संरचना। 1950 के दौरान भारत के निर्यातों में कुछ कृषि प्रधान वस्तुएं अधिक शामिल थी, जिनमें निर्यात की कुल आय में से लगभग 54% भाग चाय, जूट और सूती आदि 3 परंपरागत वस्तुओं का था। इस अवधि के दौरान आत्मनिर्भरता को महत्व देते हुए आयात पर कठोर प्रतिबंध लगाए जाते थे, परंतु औद्योगिक विकास और औद्योगिकरण के फलस्वरूप पूंजीगत सामान तथा प्रौद्योगिकी की बढ़ती मांग को अनुभव किया गया। तो बताया गया है कि निर्यात की कुल आय में कि निर्यात से हमने जितनी आय होती है उसका 54%, मतलब 100% में से 54% 3 चीज़ें चाय, जूट और सूती, इन 3 परंपरागत वस्तुओं से आय हुआ करती थी। इस अवधि के दौरान आत्मनिर्भरता को, क्योंकि हमने कहा कि हम सेल्फ इंडिपेंडेंट होंगे, तो आत्मनिर्भरता को देखते हुए आयात पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए थे कि हम निर्यात तो करेंगे लेकिन हम आयात नहीं करेंगे, क्योंकि आयात करने से क्या होता है कि जो देश में वस्तुएं होती हैं वो बिना बिकी रह जाती हैं, क्योंकि दूसरे देशों से मंगवा ली जाती हैं। तो आयात पर कठोर प्रतिबंध लगाए गए, परंतु औद्योगिक विकास और औद्योगिकरण के फलस्वरूप पूंजीगत सामान की ज़रूरत थी और नई नई टेक्नोलॉजी की भी ज़रूरत थी। तो इनकी बढ़ती मांग को अनुभव किया गया और आर्थिक विकास के अंतर्गत आधुनिक प्रौद्योगिक पूंजीगत सामान तथा कच्चे माल के आयात को महत्व मिला, क्योंकि आधुनिक तकनीक, प्रौद्योगिकी, मशीनें तथा कच्चे माल के आयात के बिना औद्योगिकरण का विकास संभव नहीं था, क्योंकि ये चीज़ें हमारे खुद के देश में नहीं बन पाती थी। तो हमें अगर विकास करना है तो इन चीज़ों की आवश्यकता थी। तो इनके बिना ना तो औद्योगिकरण संभव था, ना ही औद्योगिकरण। तो 70 के दशक में भारत सरकार द्वारा निर्यात संरचना में कुछ महत्वपूर्ण परिवर्तन किए गए, जिसके फलस्वरूप परंपरागत वस्तुओं के निर्यात में कमी और गैर परंपरागत जैसे लौह एवं इस्पात, मशीनें, आयात उपकरण, रत्न उत्पाद एवं रासायनिक पदार्थ आदि के निर्यातों में वृद्धि दृष्टिगोचर हुई। तो भारत की निर्यात संरचना के मुख्य घटक क्या क्या हैं? सबसे पहले तो कृषि उत्पाद। पिछले 5 दशकों में, यानी कि 50 सालों में, कृषि से संबंधित वस्तुओं एवं उत्पाद के स्थान पर निर्मित वस्तुओं के निर्यात को अधिक महत्व दिया गया है कि हम रॉ मटेरियल, कच्चे माल को ना भेजें, बल्कि उनसे वस्तुओं को निर्मित करें, फिर उसको निर्यात करें। इससे हमें 2 फायदे होते हैं। एक तो हमारा जो संसाधन है वो इस्तेमाल हो जाते हैं, और दूसरी बात है कि जब हम कच्चे माल से निर्मित वस्तुओं को निर्यात करेंगे, निर्मित वस्तुओं को बनाएंगे, तो वो चीज़ें कॉस्टली हो जाती हैं और उसमें प्रॉफिट ऐड हो जाता है। तो जिसके फलस्वरूप कृषि क्षेत्र के निर्यात में निरंतर कमी को महसूस किया गया, परंतु कृषि निर्यात संबंधी उत्पादों में कुछ नई वस्तुएं जुड़ी, जिनमें विदेशी मुद्रा का अर्जन हुआ। प्राय कृषि निर्यात के अंतर्गत चाय, कॉफ़ी, अनाज, अनिर्मित तंबाकू, गरम मसाले, काजू, फल, सब्जियां, समुद्री उत्पाद तथा कपास आदि आते हैं। परंतु विदेशी मुद्रा अर्जन में नए उत्पादों जैसे रबड़, चावल, गेहूँ, तंबाकू, सोयाबीन आदि अधिक लाभान्वित सिद्ध हुए। परंतु गेहूं तथा चावल के निर्यात पर रोक तथा यूरोपियन समुदाय द्वारा समुद्री उत्पादों के आयातों को प्रतिबंध करने के कारण कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि धीमी गति से रही। क्योंकि हमने समुद्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा रखा था, तो इसके अंतर्गत कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि धीमी गति से हुई। सारांश रूप से कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि के संदर्भ में कृषि उत्पादकों के मूल्य संवर्धन की नीति को अपनाने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर हम देखें ब्रीफली, तो कृषि उत्पाद के निर्यात में अगर वृद्धि करनी है तो कृषि उत्पाद के मूल्य संवर्धन की नीति को अपनाने की आवश्यकता है। इनका मूल्य रिवाइज किया जाएगा, उस नीति को अपनाया जाएगा, तभी कृषि उत्पाद के निर्यात में वृद्धि होगी।
सेकंड है कपड़ा तथा निर्मित वस्तुएं। पूंजीगत वस्तुओं के आयात प्रोत्साहन की योजना से कपड़ा उद्योग के आधुनिकीकरण में बहुत सहायता मिली। वर्ष 1970-71 में कुल निर्यात में इन वस्तुओं का योगदान 9.4% था, जबकि 1995-96 में यह बढ़कर 22.7% हो गया। तो 70-71 में कुल योगदान था निर्यातों में 9.4% कपड़ा और निर्मित वस्तुओं का, जबकि 1995-96 में ये 22.7% हो गया, जो कि काफ़ी अच्छा था। कपड़ा उद्योग द्वारा सबसे अधिक विदेशी मुद्रा का अर्जन होता है तथा भारत को टेक्सटाइल की वस्तुओं के निर्माण में प्रतिस्पर्धा का लाभ भी मिलता है, क्योंकि टेक्सटाइल भारत का काफ़ी अच्छा है कपड़ा उद्योग, और इससे अगर कंपटीशन में हमें इसका लाभ भी मिलता है, क्योंकि हमारा मटेरियल अच्छा है, तो डेफिनेटली हमें कंपटीशन होगा दूसरे देशों के साथ, तो उसमें हमें ज़्यादा प्रॉफिट गेन होगा। गैर तथा खुले बाजारों की नीति के प्रावधानों द्वारा भी टेक्सटाइल की वस्तुओं के निर्यात की संभावनाएं अधिक बढ़ गई हैं, परंतु इन संभावना के फलस्वरूप अन्य देशों के साथ प्रतिस्पर्धा यानी कि कंपटीशन भी बढ़ गया है। इसलिए विश्व बाजार में टेक्सटाइल की वस्तुओं में भारत को अपना महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखने के लिए उच्च कोटि एवं आधुनिक प्रौद्योगिकी की बहुत आवश्यकता है, कि हमें अपनी क्वालिटी भी बेटर करनी है और जो टेक्नोलॉजी लेंगे हम वो भी मॉडर्न होनी चाहिए, तभी हम दूसरे देशों के साथ प्रतिस्पर्धा अच्छे से कर पाएंगे और अच्छा लाभ कमा पाएंगे। थर्ड है चमड़ा तथा चमड़े से निर्मित वस्तुएं। विदेशी मुद्रा अर्जित करने का यह एक विश्वसनीय क्षेत्र माना गया है। समग्र निर्यात में इन वस्तुओं का योगदान 1970-71 में 52% था, परंतु 2004-05 में यह घटकर 2.9% रह गया। तो देखो, चमड़ा और चमड़े से बनी हुई चीज़ें पहले जो थी 1970-71 में 52% थी निर्यात में इनका योगदान, परंतु 2004 और 2005 में घटकर 2.9 यानी कि बहुत ही कम रह गया। इस गिरावट के दो कारण माने गए। पहला, औद्योगिक देशों द्वारा यह आपत्ति व्यक्त की गई कि भारतीय चर्म शोधनशालाओं में रसायन का उपयोग होता है। उन्होंने कहा, औद्योगिक जो देश थे उन्होंने ये कहा कि जो भारत की चर्म शोधनशाला है ना, जहाँ पे चमड़े की जो रिसर्च सेंटर्स हैं, वहाँ पे रसायन का यानी कि केमिकल्स का उपयोग होता है। दूसरा, इन उद्योगों में प्रयोग की जाने वाली सारी पुरानी मशीनें हैं तथा प्रौद्योगिकी भी पुरानी है। तो उन्होंने कहा कि इनकी भारत की जो मशीन है वो भी पुरानी है, टेक्नोलॉजी भी पुरानी है। ये आरोप लगाया गया औद्योगिक देशों द्वारा भारत पर। परंतु हाल के वर्षों में सरकार द्वारा चमड़े से बनी मूल्यवान वस्तुओं के निर्यात प्रोत्साहन के लिए हर संभव प्रयत्न किए जा रहे हैं कि हमारा जो चमड़े से बनी मूल्यवान वस्तु हैं उनको निर्यात को प्रोत्साहन मिले। इसके लिए हमारी तरफ से हमारी जो सरकार है उनकी तरफ से कोशिशें जारी हैं। नेक्स्ट है रत्न तथा आभूषण। विश्व बाजार में इनके व्यापार में बहुत स्पर्धा तथा प्रतियोगिता है, परंतु भारत के पास रत्न एवं आभूषण के निर्यात प्रोत्साहन के लिए कुशल कारीगर भी उपलब्ध हैं। तो हमारे जो कारीगर है, हमारी जो लेबर है, वो इसमें कुशल है रत्न और आभूषण बनाने में, जो भारत के एक महत्वपूर्ण साधन एवं स्रोत माने जाते हैं। वर्ष 1970-71 में इनका निर्यात में योगदान 2.9% था, जो 2004-05 में बढ़कर 17.1% हो गया, यानी कि काफ़ी बढ़ गया है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके प्रयोग होने वाले कच्चे माल की कीमतों में उतार चढ़ाव होने के बावजूद भी इनके निर्यात में वृद्धि होती रहती है। इनके दो सहायक कार्य माने जाते हैं कारण। पहला है निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण, कि हमारे देश में अनुकूल वातावरण है निर्यात के लिए, और दूसरा है कच्चे माल संबंधी उदार आयात। परंतु विश्व बाजार में इस क्षेत्र में बढ़ती कंपटीशन के कारण भारत को भी इस क्षेत्र में कुछ नवीन एवं आधुनिक तरीकों को अपनाने की आवश्यकता होगी। तो ये तो है सहायक कारण क्या है, क्योंकि कच्चे माल की कीमतें घटती रहती हैं, तो उसके बावजूद हमारे पास क्या दो सहायक कारण माने जाते हैं। पहला बात तो निर्यात के लिए अनुकूल वातावरण है, और दूसरा है कच्चे माल संबंधी उदार आयात। तो कच्चे माल हमें चाहिए चीज़ों को बनाने के लिए, तो यहाँ पे आयात करने के लिए उदार नीति अपनाई गई है, यानी कि आयात पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाए गए। लेकिन फिर भी अगर हम विश्व बाजार में इनकी कंपटीशन के बारे में देखें, तो भारत को अगर विश्व में अपने को बनाए रखना है, उस कंपटीशन में अपने आप को आगे रखना है, तो कई नई तरीके के और कई मॉडर्न तरीके की टेक्निक को अपनाना ज़रूरी हो जाता है। नेक्स्ट है रसायन तथा सहबद्ध उत्पाद। रसायन तथा सहबद्ध उत्पादों के निर्यात में हिस्सा निरंतर बढ़ रहा है।
क्योंकि वर्ष 1970-71 में यह सिर्फ 1.9% था, जबकि वर्ष 2004-05 में बढ़कर यह 12.1% हो गया है। परंतु इस क्षेत्र में निर्यात योग्य वस्तुओं की संख्या में और वृद्धि करने की आवश्यकता है, क्योंकि जितनी निर्यात योग्य वस्तु हैं उनकी संख्या में वृद्धि करने की ज़रूरत है हमारे देश को। विकसित देशों में नियंत्रण के लिए कठोर नियमों एवं नियंत्रण के कारण विकासशील देशों से रासायनिक पदार्थों का निर्यात सुगम हो गया है, परंतु विश्व व्यापार की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए इस क्षेत्र में सुधार और नवीनतम तकनीक यानी कि मॉडर्न टेक्नोलॉजी अपनाने की आवश्यकता है। नेक्स्ट है मशीनरी, यातायात व धातु उत्पाद। वर्ष 1970-71 से प्रारंभ हुए पिछले 3 दशकों में मशीनरी, यातायात, धातु उत्पाद के निर्यात में गिरावट आई है, परंतु वर्ष 1975 से 96 में 13.7 से बढ़कर इस क्षेत्र में निर्यात 2004 से 5 में 20.6% हो गया है। यानी कि जो 75 से 96 तक की अगर हम अवधि लेते हैं, लगभग 20 साल, तो उसमें 13.7% था। अब इस क्षेत्र में निर्यात 2004-05 में 20.6% हो गया है, जो कि लगभग 1/3 और इंक्रीज़ हो गया है जितना पहले था। तो जो ये स्पष्ट करता है कि स्वचालीकरण, आधुनिकीकरण एवं उन्नत प्रक्रियाओं द्वारा इस क्षेत्र में सुधार की अच्छी संभावना है। स्वचालीकरण मतलब ऑटोमेटिकली जो है, और आधुनिकीकरण मतलब मॉडर्न, और उन्नत पहले से बेटर प्रक्रिया की जा रही हैं, तो इस क्षेत्र में सुधार की अच्छी संभावनाएं हो सकती हैं मशीनरी, यातायात व धातु उत्पाद में। नेक्स्ट है खनिज पदार्थ, ईंधन तथा तैलीय पदार्थ। विश्व बाजार में खनिज, ईंधन एवं तैलीय पदार्थों के निर्यात में कड़ी प्रतिस्पर्धाएं हैं, इसलिए इन वस्तुओं के निर्यात में वृद्धि के लिए अधिक नव परिवर्तन एवं प्रतिबद्धता की आवश्यकता है। नहीं, हमें टेक्निक अपनानी होगी और रिसर्च भी करना होगा, उसे नव परिवर्तन कहा जाता है। इस क्षेत्र में निर्यात में प्रोत्साहन हेतु तैलीय पदार्थों के अन्वेषण कार्यक्रम को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। भारत के कुल निर्यात में खनिज, ईंधन तथा तैलीय पदार्थों का भाग बहुत ही कम है, तो जितना हम निर्यात करते हैं उसमें खनिज, ईंधन और तैलीय पदार्थों का परसेंटेज बहुत कम है। परंतु वर्ष 1990-91 में जहां ये केवल 2.9% था, वहां 2004-05 में बढ़कर 8.6% हो गया है, जिससे इस क्षेत्र में और वृद्धि एवं विस्तार की संभावनाएं बढ़ गई हैं। इन वस्तुओं के अतिरिक्त विश्व बाजार में पर्यटन, सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी, बीपीओ होता है बिजनेस प्रोसेस आउटसोर्सिंग, ठीक है। बीपीओ चलते हैं ना, जहाँ पे हम दूसरे देश में आउटसोर्सिंग होते हैं, दूसरे देश में अपना आधिपत्य स्थापित कर सकें, अपनी कंसल्टेंसी सेवाएं दे सकें। हस्तशिल्प आदि निर्यात बढ़ने की संभावनाएं अधिक होती हैं, परंतु इस क्षेत्र से लाभ प्राप्त करने के लिए आधारभूत सेवा में उन्नति एवं प्रतिबद्धता की बहुत आवश्यकता है। तो सॉफ्टवेयर कंसल्टेंसी और बीपीओ दोनों ही सर्विस हैं, वैसा नहीं है, बिजनेस प्रोडक्ट नहीं है। तो इसके लिए आधारभूत सेवाएं यानी कि फंडामेंटल सर्विसेज में उन्नति करने की और उसको अच्छी तरीके से लागू करने की बहुत आवश्यकता है। तो अभी तक तो हमने पढ़ा ये सारे पार्ट्स निर्यात की संरचना के। अब हम पढ़ने वाले हैं आयात की संरचना। प्रारंभ में व्यापार के क्षेत्र में भारत सरकार की नीति आयात निष्कासन तथा निर्यात प्रतिस्थापना, ये 2 बार लिखा गया निर्यात, ये एक ही बार है। आयात निष्कासन तथा निर्यात प्रतिस्थापना प्रोत्साहन से संबंधित थी। पहले हमारी गवर्नमेंट की क्या पॉलिसी थी कि आयात का तो निष्कासन किया जाए, यानी कि आयात करें तो कम से कम करें, और निर्यात प्रतिस्थापन हम निर्यात में करें ज़्यादा। तो आयात को कम करना और निर्यात को बढ़ावा देना, यही हमारी व्यापार क्षेत्र की भारत सरकार की नीति थी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए दूसरी पंचवर्षीय योजनाओं के अंतर्गत नियोजित विकास प्रक्रिया के लिए अधिकतम निवेश एवं विनियोग पूंजीगत क्षेत्रों में किया गया था। तो अधिकतम निवेश एवं विनियोग पूंजीगत क्षेत्रों में किया गया था। पूंजीगत क्षेत्र होते हैं जहाँ पे एसेट्स बनती हैं, पूंजीगत वस्तुएं बनती हैं। पूंजीगत वस्तुएं कौन सी होती हैं? जो खुद कोई चीज़ें सेल परचेज नहीं की जाती, इनकी सहायता से अन्य वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, जिससे कि उन वस्तुओं को खरीदा बेचा जा सके, तो पूंजीगत क्षेत्र होता है। परंतु इस विनियोग मतलब इन्वेस्टमेंट, निवेश के बावजूद भी देश ऐसी पूंजीगत वस्तुओं के निर्माण की स्थिति में नहीं था जिससे विकास प्रयोजन की गति को तेज किया जा सके। अतः भारत द्वारा पूंजीगत माल के आयात की आवश्यकता को अनुभव किया गया। अभी हमने पिछले भी पढ़ा कि पूंजीगत माल चाहिए। पूंजीगत माल कौन सा था? जिनकी हेल्प से हम दूसरी चीज़ों को बना सकें, तो उनके आयात की आवश्यकता को अनुभव किया गया, क्योंकि वो हमारे देश में नहीं बन पा रही थी।
क्योंकि इन प्रौद्योगिक मशीनों के माध्यम से ही निर्यात संवर्धन की संभावनाएं बढ़ने की आशय अधिक थी। इसका क्या मतलब है कि अगर हम बाहर से मशीनें मंगवा लें, ठीक है, मशीनें अच्छी नई नई टेक्निक की मशीनें मंगा लें, तो हमारी टेक्नोलॉजी इंक्रीज़ हो जाएगी, टेक्नोलॉजी बेटर हो जाएगी। और नई टेक्नोलॉजी से अगर हम कोई चीज़ें बनाते हैं तो उसकी क्वालिटी बेटर होगी, क्वालिटी बेटर होगी तो निर्यात की संभावनाएं भी बढ़ने की आशाएं थी। इसलिए देश के निर्यात को प्रोत्साहन देने के लिए पूंजीगत वस्तुओं एवं नवीन प्रौद्योगिकी के आयात के संदर्भ में उदार नीति को अपनाया गया, उदारीकरण को अपनाया गया कि हमने उस पर से आयात के प्रतिबंध जो लगे हुए थे उनको हटा दिया। और यह भी सुनिश्चित किया गया कि निर्यात से प्राप्त आय से ही आयात की लागत का भुगतान किया जाएगा। अब हमने कहा कि हम दूसरे देशों से चीज़ें मंगवा तो लेंगे, पूंजीगत वस्तुएं और नई टेक्नोलॉजी मंगवाएंगे, लेकिन मंगवाएंगे तो उनके लिए जो कॉस्ट दी जाएगी, आयात की जो लागत आएगी, उसका भुगतान कहाँ से होगा? उसका भुगतान होगा जो निर्यात करेंगे हम चीज़ों को, उससे जो प्राप्त होगी। जैसे मान लो हमने पूंजीगत वस्तुएं मंगवा ली, ठीक है, मशीनें मंगवा ली, उनकी सहायता से हमने वस्तुएं बनाई और उन वस्तुओं को हमने कर दिया निर्यात। अब निर्यात करने से जो आय प्राप्त होगी उसी से हम आयात की लागत का भुगतान करेंगे। परंतु हाल के वर्षों में भुगतान शेष के होने वाले घाटों ने कुछ और ही तस्वीर प्रस्तुत की। लेकिन पिछले बहुत सालों तक हम हमेशा भुगतान शेष में घाटा ही प्राप्त करते थे, कभी भी हमें ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था। भुगतान शेष में घाटा क्या होता है कि जब हमारे आयात होते हैं ज़्यादा और निर्यात होते हैं कम, तो आयात पैसा हमें ज़्यादा देना पड़ा और दूसरे देशों से हमारे पास पैसा प्राप्त हुआ कम, तो वो घाटा चलता है, तो घाटा कहलाता है, उसी को भुगतान शेष का घाटा कहते हैं। तो भुगतान शेष का घाटा होने के कारण कुछ और ही तस्वीर हमारे सामने आई। तो उसके बाद अब हम पढ़ने जा रहे हैं आयात संरचना के प्रमुख संगठक। आयात संरचना तो हमने पढ़ ली कि हमें किन चीज़ों का आयात करना है, किन का निर्यात को प्रोत्साहन देना है, ठीक है, और आयात का जो भुगतान होगा वो कहाँ से किया जाएगा। अब इसमें आयात करने वाले संगठक कौन से थे, किन किन चीज़ों का हम आयात करते थे, उनको पढ़ते हैं। पहला है पेट्रोल एवं पेट्रोलियम पदार्थ। ऊर्जा की आंतरिक मांग में वृद्धि तथा पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतों में निरंतर बढ़ोतरी के कारण इन पदार्थों की आयात की राशि में भी निरंतर वृद्धि हो रही थी। क्योंकि एक तो आंतरिक मांग बढ़ती जा रही है, किसी चीज़ को बनाना है तो हमें ऊर्जा एनर्जी चाहिए तो डिमांड उनकी बढ़ गई, डिमांड बढ़ गई, तो एक तो डिमांड बढ़ी है, साथ साथ जो पेट्रोलियम पदार्थ जो हम मंगवा रहे हैं उसकी कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। तो क्या हुआ, आयात की राशि में तो निरंतर वृद्धि हो जाएगी, हर चीज़ हमें महंगी पड़ेगी। तो वर्ष 1970-71 में इन पदार्थों का आयात केवल 136 करोड़ यानी कि 8.3% था, जबकि बढ़ती मांग को देखते हुए 2004 और 2005 में यह बढ़कर 1,34,094 करोड़ रुपये, कितना ज़्यादा हो गया, पहले 136 करोड़ था, अब 1,34,094 करोड़ रुपये, जो कि 27.3% हो गया है। यद्यपि सरकार द्वारा पिछले कुछ वर्षों में पेट्रोल का घरेलू उत्पादन बढ़ाने के लिए कई प्रयास किए गए। हमारी सरकार ने कोशिश की कि पेट्रोल को हम घरेलू उत्पादन यानी कि अपने देश में ही उनका उत्पादन कर पाएँ, तो कई प्रयास किए गए। परंतु हमें जब से पता ही कि पेट्रोल तो मिलियंस ऑफ ईयर्स में जाके बनता है, आपने पढ़ा होगा साइंस में, तो ये हज़ारों साल लगते हैं पेट्रोल बनने में, और मांग इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, जनसंख्या इतनी तेज़ी से बढ़ती जा रही है, तो उतना हम उत्पादन नहीं कर पा रहे हैं। परंतु इन पदार्थों के उत्पादन मात्र से ही इनकी बढ़ती मांग को नियंत्रित नहीं किया जा सकता। अगर मान लो हमने उत्पादन बढ़ा भी लिया तब भी बढ़ती मांग को हम नियंत्रित नहीं कर पाएंगे, बल्कि इन संसाधनों के सर्वोत्तम उपयोग एवं उचित प्रबंध की अधिक आवश्यकता होती है, क्योंकि पेट्रोलियम पदार्थों के सर्वोत्तम उद्योग, उचित प्रबंध तथा घरेलू उत्पादन द्वारा ही इसके आयात की बढ़ती हुई राशि को नियंत्रित करने में मदद मिलेगी। तो सिर्फ उत्पादन बढ़ाने से कुछ नहीं होगा, उसका सर्वोत्तम उपयोग भी होना चाहिए, वो रिसोर्सेज वेस्ट नहीं जाने चाहिए, और उसका मैनेजमेंट भी उचित होना चाहिए, प्रबंध उचित होना चाहिए, और घरेलू उत्पादन हम ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा लें, उनका सर्वोत्तम उपयोग कर लें, उचित प्रबंध कर लें, तभी आयात की बढ़ती हुई राशि को नियंत्रित करने में मदद मिल सकती है। वास्तव में ये पदार्थ निशेषक प्रकृति के हैं, क्योंकि जो पेट्रोल है हम अपने आप से नहीं बना सकते, ये ह्यूमन रिसोर्स नहीं है, ये नेचुरल रिसोर्स है, ये हमें प्रकृति से प्राप्त होता है। अतः वर्तमान एवं भावी पीढ़ी के हितों के लिए इनका संरक्षण बहुत ज़रूरी है। सस्टेनेबल डेवलपमेंट करनी है तो अभी के साथ साथ हमें भावी पीढ़ी के हितों के लिए भी इनका संरक्षण करना बहुत ज़रूरी हो जाएगा, नहीं तो आगे आने वाली पीढ़ी के लिए ये चीज़ों का उत्पादन बचेगा ही नहीं और वो इसके उपयोग से वंचित रह जाएंगे। सेकेंड है पूंजीगत माल। वर्ष 1970-71 में कुल आयात में पूंजीगत माल के आयात का हिस्सा
24.7% था, जो वर्ष 1980-81 में घटकर 15.2 के स्तर पर पहुंच गया। परंतु उद्योगों के आधुनिकीकरण और प्रौद्योगिकी के विकास ने पूंजीगत वस्तुओं की मांग में वृद्धि कर दी, जिसके फलस्वरूप पूंजीगत माल के आयात में आश्चर्यजनक वृद्धि हुई। परंतु कुछ वर्षों में देशी विदेशी मुद्रा भंडार की अपर्याप्तता, यानी कि हमारे पास देशी विदेशी मुद्रा भंडार होते हैं ना, जहाँ पे हमारी फॉरेन करेंसी होती है, वो उतने फंड्स हमारे पास नहीं थे, अपर्याप्त थे, तथा निवेश में गिरावट होने के कारण इन वस्तुओं के आयात में कुछ गिरावट आई। तो निवेश में भी गिरावट हुआ और हमारे पास विदेशी मुद्रा भी नहीं थी। जब मनी नहीं होगी तो फिर आयात में भी गिरावट आ गई। वर्ष 2001 से 2 में आयात के कुछ प्रतिशत में वृद्धि दोबारा हुई, क्योंकि जो भाग पहले 11.9% था वो 2004-05 में बढ़कर 12.9% तक हो गया। तो थोड़ी सी स्लाइटली सी वृद्धि हो गई। फिर है मोती और कीमती पत्थर। रत्न तथा आभूषणों के उद्योग में मोती तथा कीमती पत्थर बहुत ही आवश्यक अवयव माने जाते हैं, इसलिए ये रत्न और आभूषण उद्योगों के लिए महत्वपूर्ण एवं आवश्यक है। परंतु इनका आयात अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आभूषणों की मांग पर निर्भर करता है, इसलिए इन पदार्थों की आयात प्रवृत्ति में सदैव उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार है तो उसमें आभूषणों की मांग जितनी कम या ज़्यादा होगी उस हिसाब से इनकी कीमतें भी बढ़ती रहती हैं, तो इसलिए इनकी प्रवृत्तियों में उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। जैसे 1970-71 में कुल आयात में इन पदार्थों का हिस्सा मात्र 1.5% था। जो हमने 70-71 में जितने भी आयात किए उनमें इनका जो हिस्सा था सिर्फ 1.5% था, जो 1980-81 में बढ़कर 3.3% हो गया, यानी कि हम इन चीज़ों का आयात ज़्यादा करने लगे। परंतु रत्न तथा आभूषण के निर्यात में मंदी के फलस्वरूप 1995-96 में इसके आयात का हिस्सा घटकर 5.7% रह गया। अब क्योंकि रत्न और आभूषण इतने ज़रूरी तो है नहीं ज़िंदगी जीने के लिए, ठीक है, तो इसलिए जब भी मंदी होती है ना, क्योंकि जब 1991 में हमने LPG अडॉप्ट की थी, ठीक है, हमारी जो LPG थी, जिसके कारण हमने सारी अपनी नीतियों को चेंज किया था, जिससे कि बाज़ार में थोड़ा सा वृद्धि देखने को मिले। तो उस समय मंदी थी, तो मंदी में क्या होता है, इन चीज़ों की हिस्सा आयात का हिस्सा घट गया था। नेक्स्ट है लौह तथा इस्पात। वर्ष 1970-71 में कुल आयात का 9% भाग लौह एवं इस्पात आदि पदार्थों का था, जबकि 2002-03 में यह घटकर 1.4% रह गया। परंतु 2004-05 में इस क्षेत्र में कुछ वृद्धि हुई और यह हिस्सा बढ़कर 2.4% हो गया। नेक्स्ट है उर्वरक तथा उर्वरक विनिर्माण। 70 के दशक में भारतीय कृषि में नई टेक्नोलॉजी के विकास से उर्वरक और उर्वरक विनिर्माण की बढ़ती आवश्यकता को अनुभव किया गया। उर्वरक होते हैं फर्टिलाइजेशंस जो कृषि में काम आते हैं, जिसके फलस्वरूप वर्ष 1970-71 में जो भाग 5.3% था वो 80-81 में बढ़कर 6.5% हो गया, थोड़ा सा बढ़ गया। धीरे धीरे उर्वरक की बढ़ती पूर्ति के फलस्वरूप इसके आयात के हिस्से में कमी आई। तो उर्वरक की बढ़ती पूर्ति यानी कि सप्लाई ज़्यादा हो गई, तो इसके आयात के हिस्से में कमी आई, क्योंकि हमने खुद ही अपनी कंट्री में ही इसे घरेलू उत्पादन कर लिया था इसका। वर्ष 1990-91 में यह केवल 4.1% था, जबकि वर्ष 2003-04 में यह घटकर 0.8% रह गया, यानी कि बहुत ही कम रह गया। हमें इसके लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ी आयात की, क्योंकि हम खुद ही इसका निर्माण कर रहे थे। जो वास्तव में 2003-04 में घटकर 0.8% रह गया था, जो वास्तव में घरेलू उत्पादन में कमी का परिणाम था। उर्वरक तथा उर्वरक विनिर्माण के क्षेत्र में कुछ वर्षों में उतार चढ़ाव को भी अनुभव किया गया। जैसे वर्ष 1980-81 में इस क्षेत्र के आयात में कुल भाग 6.5% था, जो 1970-71 के प्रतिशत से अधिक था। इसका कहने का क्या मतलब है, मैं दोबारा बता देती हूँ कि 70s में 1970 में भारतीय कृषि की नई टेक्निक हुई, उसके विकास से उर्वरक तथा उर्वरक विनिर्माण की बढ़ती आवश्यकता को महसूस किया गया, क्योंकि नई टेक्निक हुई कृषि उत्पादन में, तो ज़्यादा उत्पादन किया गया, तो उनकी इन चीज़ों की मांग भी अधिक अनुभव की गई। इसके फलस्वरूप 1970-71 में जो पहले 5.3% था, हम इनका जो आयात करते थे, वो 1980-81 में 6.5% हो गया। धीरे धीरे उर्वरक की बढ़ती पूर्ति के फलस्वरूप, अब क्योंकि उर्वरक की पूर्ति बढ़ने लगी, तो इसके फलस्वरूप आयात के हिस्से में कमी आई। 90-91 में केवल ये 4.51% था, ठीक है, और कम हो गया था, जबकि 2003 में यह घटकर सिर्फ 0.8% रह गया। क्यों रह गया? क्योंकि ये घरेलू उत्पादन में कमी का परिणाम था। घरेलू उत्पादन में कमी हुई तो इन चीज़ों की डिमांड भी कम हो गई। उर्वरक तथा उर्वरक विनिर्माण के क्षेत्र में कुछ उतार चढ़ाव को भी महसूस किया गया। ऐसा नहीं है कि सिर्फ इतना ही है, थोड़ा सा उतार चढ़ाव भी होता था। 80-81 में यह
इस क्षेत्र का जो आयात में कुल भाग था ना वो 6.5% था, कि जितना भी हमने टोटल विदेशों से आयात किया उसका 6.5% उर्वरक तथा उर्वरक विनिर्माण था, जो 70-71 के प्रतिशत से अधिक था। तो ऐसा नहीं है कि हमेशा कमी ही आई, कभी भी अप डाउन भी हो रहा था। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा इसमें भारत के विदेश व्यापार की संरचना। तो इसमें आयात नीति और निर्यात नीति दोनों पढ़ ली। हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा विदेश व्यापार की दिशा क्या है। संरचना तो हमने पढ़ ली, उसका स्ट्रक्चर तो पढ़ लिया, अब हम इसकी अगले एपिसोड में पढ़ेंगे इसकी दिशा क्या है, विदेशी व्यापार की दिशा क्या होगी। तो इस वीडियो में बस इतना ही, जल्दी ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।